हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एम जे क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 के आखिरी पोएम यानी पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो लेखिका है, अब लेखिका तो इसलिए क्योंकि फीमेल है और फीमेल है तो इसको हम पोएट की जगह पोएटेस लिखेंगे यानी कवियत्री। तो इसकी जो कवियत्री है वो है एड्रीने रिच। ये अपने समय की बहुत फेमस कवियत्री हुई हैं। इन्होंने बहुत ही सरल भाषा के अंदर एक जो दबी कुचली महिला है उसके अंदर के मनोभावों को इसमें जागृत किया है और उस महिला का नाम कवियत्री ने आंट जेनिफर रखा है। तो यानी कि जो आंट जेनिफर है वो अपने पति से आतंकित है, प्रताड़ित है। इनके जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा निरंकुश हैं और इनकी जब तब पिटाई भी करते रहते हैं और इसके अलावा इनको प्रताड़ित करते रहते हैं। ये जो आंट जेनिफर है ये बहुत ही अच्छी कुशल कशीदाकारी करने वाली महिला है। आंट जेनिफर अपने मनोभावों को जागृत करने के लिए कशीदे से यानी धागे से कपड़े के ऊपर बाग बनाए हैं। ये बाग शौर्य, बहादुरी, एलिगेंसी के प्रतीक हैं। तो जो कवियत्री है वो ये चाहती है कि प्रत्येक महिला अपने अंदर से मनोभावों को बाहर निकाले और इस समाज के अंदर जो प्रताड़ित हैं वो उनसे लड़े। लेकिन आंट जेनिफर ऐसा नहीं कर पाती है। वो दुखी रहकर भी प्रताड़ना सहन करती है और अपनी जिंदगी पूरी करती है। तो कवियत्री ये कहना चाहती है इस कविता के माध्यम से कि जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है उसके अंदर महिलाओं की कोई कद्र नहीं होती और पुरुष का नाम जब महिला मर जाएगी उसके बाद भी उससे जुड़ा रहता है। तो किस तरह से ये जो आंट जेनिफर है वो प्रताड़ना सहती है और किस तरह से अपने मनोभावों को बागों के माध्यम से बाहर निकालती है, इन सब के बारे में हम एक्सप्लेनेशंस के द्वारा देखते हैं आगे। लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड इस पोएम को पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस पोएम को वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशंस डाउनलोड करनी हो और उन्हें PDF के रूप में पढ़ना हो तो भी यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने से ये जो पूरी एक्सप्लेनेशंस हैं वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्स्ट स्टांजा देखते हैं हम यहाँ से लेकर और सर्टेनिटी तक। एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के द्वारा जो टाइगर्स बनाए गए हैं वो उछल कूद करते हैं। फ्रेंड्स का मतलब उछल कूद करना। अक्रॉस यानी पूरी, स्क्रीन वो पर्दा या वो कपड़े का पर्दा जो कमरे में टंगा हुआ है उसी के ऊपर चित्र बने हुए हैं आंट जेनिफर के द्वारा ये जो टाइगर्स के हैं। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ये जो टाइगर्स हैं वो किसकी भांति है? चमकदार पुखराज रत्न की भांति। टोपाज का मतलब होता है पुखराज, नगीना, तो उस नगीने की भांति। अब इस नगीने का रंग जो है वो हल्का सा येलो कलर का होता है। इन चीतों का रंग भी पीले रंग की होती है इनकी चमड़ी, इसलिए इसी से इसकी तुलना की गई है। तो ये निवासी हैं ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे रंग के। और हरा रंग कहाँ का है? क्योंकि हरा रंग होता है फॉरेस्ट का, जंगल। तो ये जंगल के निवासी हैं। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये उन लोगों से, यहाँ पर बहुवचन आया है मैन, ये उन लोगों से भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। दे पेस, पेस यानी वॉक, गति करते हैं। स्लीक शेवलरिक सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस के साथ और बहादुरी के साथ, बहुत ही गौरवशाली चाल के साथ वो गति करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस स्टांजा के अंदर जो आंट जेनिफर है वो अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट करती है। अब देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में हम लिखते हैं सबसे पहले कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये जो पंक्तियाँ हैं ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स नाम की जो कविता है उससे ली गई है, विच इज, जो कि लिखी हुई है बाय एड्रीने रिच, जो कि एड्रीने रिच नाम की कवियत्री द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि इस पैरा में या इस स्टांजा में क्या कहा गया है। तो इस स्टांजा में देखो क्या कहा गया है कि इन दीज लाइन्स द पोएटेस डिस्क्राइब्स द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर ऑन क्लॉथ विच इज हैंग्ड इन द रूम। इस स्टांजा है या इस इन लाइन्स के अंदर कवियत्री वर्णन करती है उन टाइगर्स का जो कि किसके द्वारा बनाए गए हैं? आंट जेनिफर्स के द्वारा, एक कपड़े के ऊपर जो कि उस कमरे में टंगा हुआ है। हैंग्ड यानी टंगा होना। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम कि इन दीज लाइन्स द पोएटिस डिस्क्राइब्स द टाइगर्स
कि इन लाइंस के अंदर पोइटेस वर्णन करती है उन टाइगर्स का, उन बाघों का, विच आर एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि कशीदेकारी से बने हुए हैं। एम्ब्रॉयडरी का मतलब कशीदाकारी, धागे से बने हुए हैं, ऑन अ क्लॉथ, एक कपड़े के ऊपर, एंड हैंग्ड ऑन द वॉल ऑफ द रूम। और ये कपड़ा कहाँ टंगा हुआ है? चित्र सहित एक उसके कमरे में। द टाइगर्स आर जंपिंग इन द पिक्चर। अब चित्र के अंदर टाइगर्स जो है उछलते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर कलर इज येलोइश लाइक टोपाज। उनका रंग पीलापन लिए हुए है जैसे कि पुखराज का रत्न। दे लिव इन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग द देयर डिजायर। वो अपनी इच्छा के अनुसार, डिजायर का मतलब इच्छाएं, कि अपनी इच्छा के अनुसार वो जंगल में रहते हैं। दे आर फियरलेस। वो निडर हैं। फियरलेस का मतलब निडर, कि वो निडर हैं। दे डोंट अफ्रेड। वो डरते नहीं हैं। ऑफ द मैन, उन लोगों से जो वहाँ पर हैं। दे वॉक हियर एंड देयर विद ब्रेवरी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो यहाँ वहाँ गति करते हैं, चलते फिरते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, बहादुरी के साथ और आत्मविश्वास के साथ। क्रिटिकल नोट देखते हैं इसमें। तो क्रिटिकल नोट में वही 2 पॉइंट्स जो हमने लिखते आए हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड ईजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज। कवि ने बहुत ही आसान और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। और दूसरा है द पोइट हैज़ यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच विद परफेक्टनेस। काफ़ी पूर्णता के साथ फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कवि ने किया है। सेकंड स्टांजा है हमारा आंट जेनिफर्स फिंगर्स से लेकर जेनिफर्स हैंड। इस स्टांजा के अंदर जो आंट जेनिफर है वो एक रूम में बैठी हुई है और कुछ कार्य कर रही है। तो देखते हैं लाइन टू लाइन अर्थ। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फड़फड़ा रही है। फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाना, तो वो फड़फड़ा रही है हर वूल, उसकी ऊन में, यानी ऊन से कुछ न कुछ वो वस्त्र बुन रही है, उसके अंदर उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उसका शरीर इतना वीक हो गया है आंट जेनिफर का, वो इतनी डरी हुई है, इतनी आतंकित है कि यहाँ तक कि जो आइवरी नीडल है, यानी कि हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है, हार्ड टू पुल, वो भी उससे खींच नहीं पा रही। उसको खींचने में भी उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और भारी भरकम जो बोझ है अंकल के नाम की शादी का जो बैंड है, जो बंधन है, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो बैंड, वो बंधन आंट जेनिफर के हाथ पर बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ पर शादी जो है अंकल के साथ हुई है, उसको भारी भरकम वजन बताया गया है। ये भारी भरकम वजन इसलिए बताया गया है कि अंकल जो है वो डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही चाची के साथ करता था, उसके साथ मारपीट करता था या उसे आतंकित रखता था, इसलिए उसका जो नाम है अंकल का, उसी को कवियत्री ने भारी भरकम वजन बताया है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सेकंड स्टांजा के अंदर हम रेफरेंस सेम रखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इस स्टांजा में कॉन्टेक्स्ट क्या लिखेंगे हम। तो हम लिखते हैं इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट आंट जेनिफर इज मेकिंग सम आइटम ऑफ वूल बट शी इज़ वेरी वीक एंड टेरिफाइड। इसी स्टांजा इन लाइन्स में हम देखते हैं कि जो पोइट्रेस है, जो कवियत्री, वो ये कहती है कि आंट जेनिफर जो है वो कुछ न कुछ आइटम बना रही है वूल का, यानी ऊन का, कुछ न कुछ वस्त्र बुन रही है। शी इज़ वेरी वीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और टेरिफाइड यानी आतंकित या डरी हुई। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखते हैं कि इन दीज लाइन्स आंट जेनिफर इज़ लुकिंग वीक। कि इन लाइन्स में हमें दिखाया गया है कि आंट जेनिफर वो बहुत कमज़ोर दिख रही है। लुकिंग का मतलब दिख और है का मतलब है, आईएनजी जुड़ा हुआ है इसलिए हम रही जोड़ देंगे। तो दिख रही है, कमज़ोर दिख रही है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकी हुई, बहुत ज़्यादा थके होना, तो थकी हुई दिखाई दे रही है। शी इज़ बिजी इन डूइंग एम्ब्रॉयडरी विद एन आइवरी नीडल। और वो व्यस्त है, यानी जो दृश्य में दिखाया जा रहा है कवियत्री के द्वारा, उसके अंदर वो बहुत बिजी है इन डूइंग एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी करने में, विद एन आइवरी नीडल, एक हाथी दांत से बनी हुई सुई के साथ। हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग इन वूल। और उसकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही है, फड़फड़ा रही है ऊन के अंदर, यानी ऊन के अंदर वो कुछ काम कर रही है। बिकॉज क्योंकि शी इज सो वीक। अब वो उंगलियां कांप क्यों रही हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हर हस्बैंड्स फियर हैज़ मेड हर मेंटली डिस्टर्ब। और उसका जो पति है, उसके पति के डर ने उसको क्या बना दिया है? मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया है उसे। वो पागल जैसी हो गई है। शी हैज़ वेरी बिटर एक्सपीरियंसेस विथ हर हस्बैंड। और उसके अनुभव जो हैं, एक्सपीरियंसेस अनुभव हैं, बहुत ज़्यादा कड़वे रहे हैं। बिटर का मतलब कड़वे रहे हैं उसके पति के साथ। दैट्स वाई, इसीलिए
द पोइटेस सेज दैट हर मैरिज सिंबल विच इज़ अ वेडिंग बैंड। इसीलिए कवयित्री क्या कहती है कि दैट हर मैरिज सिंबल, कि उसकी शादी का जो प्रतीक है, सिंबल यानी प्रतीक, विच इज़ जो कि है उसकी शादी का एक बैंड, इज मैसिव वेट, वो क्या है, एक भारी भरकम वजन है। हर मैरिज हैज़ बीन अनहैप्पी, कि उसकी शादी बहुत ही दुखी रही है, उससे शादी से वो सुखी नहीं है। हर हस्बैंड हैज़ मेड हर लाइफ अ हेल, उसके पति ने उसकी ज़िंदगी एक नरक के समान कर दी है। चौथा पॉइंट है क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट सेम रहेगा जो हमने पहले वाले स्टांजे में लिखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। स्टांजा देखते हैं हम यहाँ से वैन से लेकर अनफ्रिड तक। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वैन आंट इज़ डेड, अब ये है जब आंट मर जाएगी, मरी हुई है, यानी अब जब मर गई, वो ये मान के चलते हैं कि वो मर गई। लेकिन हर टेरिफाइड हैंड्स, लेकिन उसके जो आतंकित हाथ हैं, यानी जब वो डरती थी, विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, लेकिन इसके जो आतंकित हाथ हैं वो हमेशा ही पड़े रहेंगे, रिंग्ड यानी बंधे हुए, विद ऑर्डियल्स, उन बोझों के साथ, या उन बोझ के तले इसके हाथ हमेशा दबे रहेंगे। वाज मास्टर्ड बाय, जिन कटु अनुभवों की या जिस बोझ की वो मालकिन थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो बाघ जो उसने बनाए थे उस पर्दे के ऊपर, विल गो ऑन प्रैंसिंग, वो हमेशा ही उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड एंड अनफ्रेड, अपनी उस गर्व के साथ और बिना डरे हुए वो हमेशा उछल कूद करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो लाइन है ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, तो यहाँ पर बोझ तो है उसके अंकल के साथ शादी है, वो बहुत बेकार रही, कटु अनुभव के साथ रही, तो वो जो सारा बोझ है वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा, यानी उसके नाम के साथ हमेशा अंकल का नाम हमेशा हमेशा रहेगा, इसलिए ये बात कही गई है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इन लाइन्स में कवियत्री क्या कहती है। तो इन दीज लाइन्स द पोएटेस सेज दैट इवन ऑन्ट जेनिफर इज डेड, इन लाइन्स के अंदर जो कवियत्री है वो कहती है कि यहाँ तक कि आंट जेनिफर मर जाएगी, येट फिर भी हर हस्बैंड्स नेम विल बी रिमेन ऑलवेज, लेकिन उसके पति का नाम हमेशा उसके साथ चिपका रहेगा या उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें। तो इन दीज लाइन्स द पोएटेस सेज दैट इवन आंट जेनिफर इज डेड, अगेन से वही लाइन लिखी हमने कि इन लाइन्स में कवियत्री कहती है कि यहाँ तक कि आंट जेनिफर जब मर जाती है या जब मर जाएगी, बट शी विल हैव टू रिमेन विद हर हस्बैंड्स टेरर, लेकिन फिर भी उसे रहना पड़ेगा। यहाँ पर हमने हैव टू का प्रयोग किया है, हैव टू मॉडल है और इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब ऐसा करना ही पड़ेगा। ये विल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए गागी के साथ हम यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब होगा उसका नाम उसके पति के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। अब पति के साथ अगर उसका नाम जुड़ा रहेगा, जो पति का टेरर है, उसका जो आतंक है, वो भी हमेशा उसी के साथ जुड़ा रहेगा। All bad experiences and bitter situations will remain with her, उसके जितने भी कटु अनुभव थे, कटु अनुभव, bitter situations, उसकी कड़वी परिस्थितियाँ, will remain with her, वो हमेशा उसी के साथ बनी रहेगी। She has been slave of her husband, क्योंकि वो क्या रही थी, has been यूज़ किया है हमने, वो रही है slave यानी गुलाम रही है अपने पति की, कि जैसा उसके पति ने कहा उसने वैसा ही किया है। But her tigers will keep prancing and walking fearlessly and proudly, लेकिन उसके द्वारा जो बनाए हुए टाइगर्स हैं वो हमेशा prancing उछल कूद करते रहेंगे, and walking fearlessly, और निडर होकर हमेशा हमेशा गर्व के साथ चलते रहेंगे। तो इस पूरी कविता में कवियत्री ये कहना चाहती है कि औरतों को दबके नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेंगे तो आंट जेनिफर जैसी ज़िंदगी उनको गुजारनी पड़ेगी। इसके लास्ट में लिखते हैं क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट सेम रहेगा जो हमने पहले लिखा। इस तरह से पूरी पोएम्स कंप्लीट होती है। ये लास्ट पोएम थी, एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट हैं। जय हिंद, जय भारत।